हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट भाई इंडिया एंड टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों, आज आपने जैसे थंबनेल में देखा होगा कि वी विल क्विकली टॉक अबाउट द रीजंस। फर्स्ट, व्हाई एफआईआईज हैव सोल्ड सो मच माल इन इंडिया, सो मेनी स्टॉक्स इन इंडिया, एंड ऑल्सो बियॉन्ड द रीजन हम ये भी बात करेंगे कि कैन इंडियन मार्केट बेसिकली सर्वाइव विथ ऑल दिस काइंड ऑफ जबरदस्त एफआईआई सेलिंग। पहले भी ऐसा हो चुका है, ऐसा नहीं है कि ये कोई फर्स्ट टाइम हो रहा है। इट्स नॉट दैट इट्स हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, बट पहले भी इंडियन मार्केट सरवाइव तो किया ही है। सो अ वेरी ominous desi patriot answer to this question, patriotic answer to this question is yes, we will survive. But now we have very good reasons to believe that why we would survive. First of all, um, मैं सुनता हूँ कि somebody says I'm not interested in politics, I don't like politics, बट आज के जमाने में अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या इवन ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे पोजिशनल ट्रेड करो चाहे जो भी, अगर आप मार्केट्स में इन्वॉल्व हैं, वेदर यू लाइक इट और नॉट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द ग्लोबल पॉलिटिकल लैंडस्केप। जियो पॉलिटिक्स समझना बहुत जरूरी हो गया है। चाहे आप एआई यूज करें या जो भी करें, इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी। आई एम वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड दैट मैं ये टॉपिक काफी साल से टैकल कर रहा था। और एक नेचुरल इंक्लिनेशन होता है किसी का पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स और वर्ल्ड अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में, देसी विदेशी वगैरह। तो उसके एंगल से अपने को एफआईएस की थोड़ी साइकोलॉजी समझ में आती है। एंड आई हैव बीन टॉकिंग ऑन दिस फॉर द लास्ट 1 ईयर। मतलब मैं, आप इस चैनल को अगर मुझे फॉलो कर रहे हो तो पिछले 1 साल से, एक तो हम जब इस चैनल पे मैं कोई कॉल लेता हूँ तो हम लोग वो बार बार बदलते नहीं है, अक्षत की तरह या सौरभ की तरह या बसंत की तरह या कोई और आपके जो बड़े बुढ़ाऊ लोग होंगे उनकी तरह हम लोग बदलते नहीं है। एंड हम वी स्टिक बाय इट, वी स्टैंड बाय इट, वी मेक श्योर इट गेट्स टू द लॉजिकल कंक्लूजन। हाँ, अगर कहीं वॉर छिड़ गया, कहीं ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो भी वो कॉल उसको रिफाइन करके वहां आगे बढ़ के उसको एनालाइज करके पहले बहुत जल्दी बात करने का रीजन ये है कि आपको टाइम पे पता चल जाए। एंड दैट इज व्हाई वी टुक दिस कॉल 2025, दैट जब से ये टैरिफ का नाटक शुरू हुआ, तो मैं इतने टाइम से वही सोचने की कोशिश कर रहा हूँ इन माय बैक एंड एनालिसिस कि ये चक्कर क्या है। मतलब अचानक ऐसे कैसे हो गया कि ट्रम्प के आने के बाद एफआईएस की सेलिंग इतनी घातक तरीके से बढ़ गई। 2024 सितंबर से ये सिलसिला शुरू हुआ है, पहले भी करते थे एफआईएस, लेकिन इस साल 2026 में अब तक दे हैव सोल्ड मोर देन व्हाट दे सोल्ड इन द लास्ट कंप्लीट 2025। एंड पहले तो 2026 के 3 साढ़े 3 महीने में ही उन्होंने माल बेचा है इतना जितना लास्ट ईयर बेच चुके। सो इससे क्या है ना कि नाउ देयर आर लॉट ऑफ थियरीज। ऐसे टॉपिक्स में कोई एक एंगल तो होता नहीं है, मल्टीपल थियरीज होते हैं, बट इन्वेस्टिंग इज अ प्रोबेबिलिस्टिक एक्सरसाइज। तो आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट कॉल या कैश कॉल वैसे लेना पड़ता है कि ऐसा हो रहा है तो दोनों सिनारियोज में आप सेफ रहो। एटलीस्ट आई मेक श्योर दैट मी, माई मेंबर्स एंड मोर सो फॉर माई मेंबर्स ऑल्सो, कि हम लोग जो भी यहाँ पे आपसे एनालिसिस शेयर करते हैं, यू कैन ऑलवेज डिस्कस विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर। अल्टीमेट कॉल आपका ही है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का है। लेकिन जो थीम है और जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन सही पकड़ना है। वो कैसे पकड़ेंगे अपन? वो अपन तभी पकड़ेंगे व्हेन वी अंडरस्टैंड द सटल न्यूआंसेस। अब एफआईआई क्यों बेच रहे हैं इतना माल? आई डोंट थिंक कभी किसी ने इस पे, इस लेवल पे बात की होगी, आई एम नॉट श्योर। तो एक रीजन तो ये समझ में आता है कि अमेरिका में जो टोन है, जो मैं अपने वीडियोस पे कवर कर चुका हूँ ट्रम्प के आने से पहले और ट्रम्प के आने के बाद, जो टोनालिटी है टुवर्ड्स इंडियंस, वो काफी भारी मात्रा में बदल गया है। एवरीबडी इज बैशिंग इंडियंस ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब एक टाइम 2025 में ऐसा आ गया था कि डबलिन में, आयरलैंड में भी इंडियन इमिग्रेंट्स के ऊपर लोग प्रहार कर रहे थे, विच इज नॉट गुड। तो प्रॉब्लम ऐसा कॉन्स्पिरसी या एक कंबाइंड एफर्ट क्यों दिख रहा है हमारे कम्युनिटी के तरफ? उसके बहुत सारे रीजंस है। हम लोग अपने इन्वेस्टिंग डोमेन में पार्लांस में बात करेंगे और देखेंगे कैसे जियोपॉलिटिक्स इसको इम्पैक्ट करता है। एक तो ये कि टैरिफ हमारे ऊपर लगा,
अब ये ईरान वॉर हो गया, तो वॉर का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अगर आज किसी देश पे है, जो आप देख ही रहे हो, एलपीजी हो गया, गैस हो गया, क्रूड ऑयल सप्लाईज हमने फिर भी बहुत सारे कंट्रीज से स्ट्रेटेजिकली हमारी सरकार ने सिक्योर काफी हद तक कर लिया है। तो वो इन्वेंट्री भी पाइल अप किया था, वो कम था, लेकिन वो अभी वो काम आ रहा है। तो बेसिक प्रॉब्लम विद दिस वॉर इज द गैस सप्लाई, एलपीजी, एलएनजी, या जो भी दूसरे। बेसिक प्रॉब्लम इज नॉट सो मच क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का प्रॉब्लम ये है कि प्राइस बढ़ गया है ग्लोबली, तो वो हमें इम्पैक्ट करता है। तो इस वॉर के बाद अमेरिकन मार्केट्स आर एट ऑल टाइम हाई आफ्टर गिविंग अ साइजेबल करेक्शन विच वी स्पोक अबाउट। इसराइल के मार्केट्स आर ऑलमोस्ट बीटिंग ऑल टाइम हाइज। या मैंने अभी लास्ट देखा नहीं, जब लास्ट मेंबर्स ओनली वीडियो में देखा था, तो दे वर एक्चुअली गोइंग अप। तो जो दो कंट्रीज वॉर कर रहे हैं उनके बाजार ऊपर जा रहे हैं, और हमारा मार्केट हमेशा नीचे गिरने का मौका देख रहा है, क्योंकि एफ आई आई अगेन, द कोर पॉइंट हियर इज, हर बार जब बाजार ऊपर जाता है एफ आई आई 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ रुपए का माल बेच देते हैं इन अ डे, ऑलमोस्ट, विच इज $1 बिलियन इन अ डे। तो आप हिसाब लगा लो, 5 महीने, 4 महीने हो गए, उन्होंने कितना माल बेचा होगा, अगर वो ऑल्टरनेट डेज भी सेलिंग करते हैं जो कर रहे हैं। तो इस वजह से घुमा फिरा के द मोस्ट वल्नरेबल इकोनॉमी इज विश्व गुरु इकोनॉमी, विच इज, कहीं भी कुछ भी लफड़ा होता है, इंडियंस दिख रहे हैं, आपकी वजह से हुआ। वी हैव बिकम लाइक अ स्केप गोट, कि भाई कुछ भी हो गया तो इन पे फोड़ दो, विच इज नॉट ट्रू। लेकिन इम्पैक्ट भी इंडियन इकोनॉमी को ही हो रहा है ना। आज आप देख रहे हो, जैसे मैंने वॉर का एनालॉजी बताया। कहने का मतलब ये है कि एफ आई एस क्यों बेच रहे हैं, उसका बेसिक रीजन ये समझ में आता है कि एक कंसर्टेड एफर्ट है, कि जहां माल बहुत अच्छा बनाया है, मार्केट्स ओवरवैल्यूड है। इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में इंडिया बीइंग एन इमर्जिंग मार्केट, और निफ्टी का पी इज 19.5, 20 के आसपास पकड़ के चलो आप। और बाकी मार्केट जो है इमर्जिंग में, वो 15-16 के पीई पे हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। सो फॉर द गोरा, फॉर द एफ आई आई, he will not be attached emotionally. He'll look at cheaper markets with better earnings. तो ये एक फंडामेंटल रीजन है कि वो बेच रहे हैं, समझ में आता है। दूसरा, इतने साल से प्राइवेट इक्विटी में भी एफआईआईज ने बहुत पैसा छापा है। ये सारे शार्क टैंक पे जो आते हैं ब्रांड्स लेके, बड़े बड़े, सब लॉस मेकिंग, सब ने माल उठाया था यूएस वेंचर कैपिटलिस्ट से, वहां की बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्म से। तो वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है, क्योंकि आज वो सारी कंपनीज लिस्ट हो गई हैं, और उनके फटे हाल तो आप लिस्टिंग के बाद देख ही रहे हो। आई हैव ऑलवेज, मई 2021, जब ये बात उठी थी कि जोमेटो और पेटीएम लिस्ट होने वाला है, मैंने हमेशा जोमेटो को, वो मेरा वीडियो है, मैं कोशिश करूंगा उसको पिन कमेंट में ढूंढ के डालने की। फ्रॉम दैट डे इटसेल्फ आई वाज वेरी श्योर कि जोमेटो स्काई रॉकेट करेगा, पेटीएम नहीं करेगा। फंडामेंटल्स आर नॉट क्लियर। एफआई का पैसा उठा के इंडियन निवेशक के गले में, आपके गले में, रिटेल निवेशक के गले में डाल के चले गए, पेटीएम, ओला इलेक्ट्रिक, और ऐसे पता नहीं 50 तरह के स्टॉक। और इसके वजह से बदनाम कौन हुए? जोमेटो, जिसने अच्छा ग्रोथ दिया, सब भेड़ चाल में लग गए ना, कि ये सारे शार्क्स या सारे ब्रांड्स बेकार। ऐसा नहीं है, जोमेटो ने अच्छा ग्रोथ दिया। लुक एट ग्रो, जिसमें जहां जहां हम लोग ने मार्केट लीडिंग फ्रेंचाइजेस पकड़े हैं लिस्टिंग के बाद, वो सब सुपर हिट हो गए, राइट? तो एफ आई एस, ये सब कॉन्स्ट्रक्ट पढ़ के, अगर ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, मेरे लेवल पे मैंने इतना डेटा क्रंचिंग, नंबर क्रंचिंग किया है, तो आप सोचो हेज फंड्स ने कितना किया होगा, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, ग्लोबल इक्विटी मैनेजर्स, पीएमएस मैनेजर्स ने कितना डेटा क्रंचिंग किया होगा। हम ये बात कर रहे हैं, तो वो लोग तो हमसे आई थिंक 5x आगे का ही सोच रहे होंगे, आई एम अज्यूमिंग। हालांकि उनके एक्शंस में बेवकूफी बहुत दिखती है, और वो हम कॉल आउट भी करते हैं हमेशा इस चैनल पे। होलियर देन दाओ कोई नहीं होता है। जो भी ये बोले ना कि मैं ही सही हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। एक थीम मैं पकड़ता हूँ, हम उस पर स्टिक रहते हैं। माई ओनली differentiator here is that I am not a hypocrite, so I will speak what is truth, what is the truth, rather than taking sides. अब देखो, जियो पॉलिटिक्स की बात यह है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है अमेरिका में एक कंसर्टेड एफर्ट है कि इंडियन कम्युनिटी को टारगेट किया जाए। पोस्ट ट्रम्प ये रेटोरिक और बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उसके जो मैगा मैगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन सपोर्टर बेस है, उनको ये बात हजम नहीं होती है कि 52 लाख इंडियंस ने वहां जाके इतनी वेल्थ कैसे बना ली। वी आर द रिचेस्ट कम्युनिटी, इमिग्रेंट कम्युनिटी इन द यूएस, वेरी वेल रिस्पेक्टेड,
एंड इतने इंडियंस ने वहां कैसे इतना माल बना लिया। जूइश कम्युनिटी को तो वो टच नहीं कर सकते। अफ्रीकन अमेरिकन तो बहुत बड़ा वोटर बेस है, उसको अगर ट्रम्प ने कुछ ऐसे कुछ भी बोल दिया तो वो कहते हैं ना, इस केस को छू के जो तार तूने छू लिया है, बिजली का वो झटका लगेगा कि मतलब फिर ट्रम्प के कान के नीचे से गोली नहीं जाएगी, फिर वो सीधा सीने पे ठोक के लगेगी। सो मागा वोटर बेस को खुश करने के लिए उनको, अच्छा कौन है हमारे यहाँ, चाइनीज को वो कुछ कर नहीं सकते। चाइना ने जुलाई अगस्त सितंबर में दिखा दिया, रेयर अर्थ ब्लॉक कर दिया, दे हैव अ वेरी बिग एडवांटेज, मैंने आपको कहा भी था ये। और ट्रम्प ने पीछे से सुमड़ी में चाइना के साथ सूडो डील कर ली। जो पहले आपको याद है 100% टैरिफ लगाऊंगा चाइना पे, लास्ट ईयर मई में चल रहा था, क्या हुआ उसका? डील तो उनके साथ फेयर हो गई ना। वियतनाम, चाइना, सबके पास, चाइना के पास रेयर अर्थ है, तो ऑब्वियसली वो अगर रेयर अर्थ ब्लॉक करेंगे तो उन्होंने यूएस को इनडायरेक्ट मैसेज यही दिया था कि हम आप ज्यादा बकबक करेगा तू ट्रम्प को, डोनाल्ड को, तेरा रेयर अर्थ ब्लॉक कर देंगे, यूएस में कोई चिप कंपनी चिप नहीं बना पाएगी, कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल में कुछ बनेगा नहीं अगर चाइना ने ब्लॉक कर दिया। चाइना हैज लेवरेज विथ सिल्वर, 65% ऑफ द वर्ल्ड सिल्वर सप्लाई विथ रेयर अर्थ। हमारे पास क्या है? हमारे पास प्रधानमंत्री हैं, बहुत अच्छा बात करते हैं, देश के लिए 18-18 घंटे काम करते हैं, डीएसएलआर कैमरा लेके हावड़ा में बोट पे घूमते हैं। यहाँ ऑर्डिनरी पीपल ऑयल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन वो इलेक्शन कैंपेनिंग करते हैं। और वो इतना ऑब्वियस बना देते हैं कि कोई भी मेरे जैसा ऑर्डिनरी इंडियन पकड़ लेता है कि इलेक्शन के बाद भाव बढ़ेंगे, और इमिडिएटली इलेक्शन के अगले ही दिन भाव बढ़ भी जाते हैं। अब पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े नहीं है 3 दिन, आप सोच रहे हो क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग वीकेंड था। लॉन्ग वीकेंड पे भाव कैसे बढ़ाएंगे? सबकी नजर जाती है ना वीकेंड पे, सिर्फ चाय पे चर्चा या वैसे इंटरव्यूज आएंगे जिसमें उनका फोकस दिखे। लेकिन जो जनता के हित वाले काम नहीं है, वो यूजुअली मंडेज या लॉन्ग वीकेंड पे कभी नहीं, मंडेज या ट्यूसडेज पे होंगे। अगर अगले 1-2 दिन में, और कल तो May 4th बी विथ यू, कल तो 4th मई है, कल तो नतीजे आने वाले चुनाव के, शायद कल होना मुश्किल है, लेकिन इवेंचुअली क्यों भाव बढ़ाने पड़ रहे हैं? क्योंकि सरकार ने 2022 रशिया यूक्रेन वॉर के बाद 4 साल तक अच्छा खासा छापा है। रिफाइनरीज ने छापा है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने छापा है, जब तक रशिया से 4 साल तक सस्ता ऑयल मिल रहा था बहुत छापा दबा के। ऑयल तभी कम, मतलब पेट्रोल भाव कम तो हुआ नहीं, उस टाइम भी बढ़ा है 2024 के चुनाव के बाद। टोल भी बढ़ा था मुझे याद है, और पेट्रोल का भाव भी बढ़ा था, बढ़ाते ही जा रहे हैं, जबकि ग्लोबली $60 पर बैरल था क्रूड ऑयल। तो जब कम था तो कम नहीं किया, बढ़ाने के टाइम फट से कैसे बढ़ाएंगे? एक महीना रुके रहे कि इलेक्शन है। पॉइंट ये है कि स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स इन्होंने बनाए नहीं। आ, ये सब गवर्नमेंट की प्रॉब्लम, और 4 साल तक आपको अंधेरे में रखा, और अब जब बढ़ाने का टाइम आया तो ऐसे कैसे बढ़ा दें? वीकडे में पहले आप काम में बिजी हो जाओ, पब्लिक का ध्यान थोड़ा भटक जाए। भाई वीकेंड पे अगर ये खबर आएगी तो बवाल होगा, ऑलरेडी बवाल हो रहा है, वीकडे पे भी होगा, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा कम होगा ना, क्योंकि लोग इलेक्शन की बातें कर रहे होंगे। हो सकता है इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ही अभी बढ़ाएं, या हो सकता है एक हफ्ते 10 दिन बाद जब हम सब भूल जाएं बंगाल इलेक्शन रिजल्ट, उसके बाद बढ़ाएं, ये भी हो सकता है भाई। एवरीथिंग, एवरीथिंग इज पॉलिटिक्स। हर चीज में डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स की जरूरत है। आप कॉरपोरेट में काम करते हो, ऑफिस में पॉलिटिक्स देखी नहीं है क्या? ऐसी कोई कंपनी या इंडिया में कोई कंपनी बची है जिसमें ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं है? बताइए मुझे। तो यू कैनॉट से दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड, वेदर यू आर इंटरेस्टेड और नॉट, इट इज इम्पैक्टिंग यू। द मोर, द फास्टर यू रियलाइज, द मोर बेनिफिशियल इट विल बी फॉर यू, स्पेशली जियो पॉलिटिक्स। तो अब ये तो हो गई सर, एफ आई आईज ये सब चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, एफ आई आईज ये सब देखते हैं, वो ये सब प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, उनके बॉट्स उनको बता देते हैं पहले ही कि इंडिया का एक ही कंपेटिटिव एडवांटेज था, पीपल, यानी चीप लेबर एंड ब्रिलियंट आईटी कोडर्स एंड इंजीनियर्स, जो अभी भी है हमारा कंपेटिटिव एडवांटेज। लेकिन अब क्लॉड के बाद और एआई के बाद शायद दुनिया बोल रही है हमें उसकी बेटा जरूरत ही नहीं है। जो काम 3,000 इंजीनियर से हो सकता है, उसके लिए मैं 15,000 इंजीनियर क्यों बुलाऊं H1B पे? एंड यू कांट ब्लेम देम, धंधे का उसूल है, कॉस्ट बचाओ। तो ये सब कंसर्टेड एफर्ट में एफआईआईज ने इंडिया में पैसा भी बना लिया, वैल्यूएशन भी महंगे हो गए। मोदी जी भी ट्रम्प के आगे दिख रहा है कि अच्छे से नतमस्तक होके सल्यूट मार रहे हैं,
और एज अ मैगा वोटर बेस पॉलिटिकली उनको सूट कर रहा है कि इंडियंस को कुछ भी बोल दो। कम्युनिटी इतनी अमेरिका में रिच है लेकिन वीक है, पॉलिटिकली इनसिग्निफिकेंट है। 52 लाख लोग हैं, 52 लाख इंडियंस। वी आर नॉट लाइक, वी हैव डन नथिंग टू मेंटेन आवर लॉबी लाइक द जूइश लॉबी जो पूरे अमेरिका को वॉर्स में लेके घुसती है। हम तो एक साइलेंट स्पेक्टेटर ही रहे और हम लोग काफी शांति प्रधान देश रहे। वी आर नॉट हियर टू वेज स्टूपिड वॉर्स। बट हम लोग अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकते बाहर, ये पॉइंट मैंने पहले भी बताया था। क्रोएशिया में जाग्रेब में एक नेपाली इंसान पे किसी ने कुछ अभद्र कमेंट कर दिया तो 10 गोरखा लोग खड़े हो गए कि तूने मेरे आदमी को बोला कैसे। क्या अमेरिका में इंडियंस, और मैं आपको पॉइंट करके बोल रहा हूँ, अगर आप अमेरिका में अभी भी हो, क्या आप लोग अपने लोगों के लिए खड़े होगे वहां? बिकॉज सो फार तो दिख नहीं रहा है, इट्स नॉट विजिबल एट ऑल। क्योंकि इतना कुछ हो गया 1.5 साल में। इवन प्री ट्रम्प पोस्ट ट्रम्प आप जो भी देखो, there have been so many cases of Indians being targeted across the world। तो इंडियन अमेरिकन जो सबसे रिचेस्ट डायस्पोरा है, इंडियंस इन यूरोप, हम लोग बाय नेचर यूनाइटेड कहाँ है? वेयर आर वी यूनाइटेड? मैं क्यों किसी और देश पे उंगली उठाऊं जब मेरे को खुद को ही अपने देशवासी दिखते हैं कि वो बाहर जाके रहते साथ में है। रहना इंडियन कम्युनिटी के साथ है। 7,000 लोगों को नवरात्रि में बुला के गरबा खेलना है यूएस में, ह्यूस्टन में, दूसरे सिटीज में गरबा भी करना है। सारे रिचुअल्स इंडियन मनाने हैं, शोर मचाना है, अपनी कम्युनिटी का एक तरह से नाम जीवित रखना है। लेकिन क्यों अमेरिकन चाइनीज को टारगेट नहीं करते? दे हैव लेवरेज। जूइश को नहीं करते? दे हैव लेवरेज। अफ्रीकन अमेरिकन हिस्पैनिक वोटर बेस, इंडियंस ही बचते हैं ना, किसको टारगेट करेंगे? किसी ना किसी को तो टारगेट करना है उनको अपने मागा वोटर बेस को दिखाने, क्योंकि लोकल अमेरिकन जो वहाँ के लोकल गांव के फार्मर्स है वो खुश होते हैं। अच्छा हुआ इंडियंस को तुमने ऐसा किया, अच्छा हुआ तुमने प्रधानमंत्री से डील साइन नहीं की, उसको पूरा निचोड़ा, उसको दिखाया, उसको तुम टारगेट करो। ये आप समझ रहे हो? इफ यू आर कनेक्टिंग द डॉट्स, ये सारा वैल्यूएशन का हमारे मार्केट्स पे भी आता है। FIIs आर नॉट एलियन टू दिस, दे कैन सी ऑल ऑफ दिस इन द मार्केट्स, और वो बेचते हैं क्योंकि उनको दिख रहा है कि जियो पोलिटिकली वी आर वीक। क्या कर लोगे तुम अगर हम बेच के जाएंगे? क्या कर लेगी निर्मला? और निर्मला सीतारमन, द ऑडेसिटी ऑफ दैट वुमन टू से दैट FIIs may come and go, FIIs may come and go। तो बचा कौन? मार्केट को बचा कौन रहा है आज? इंडियन रिटेल इन्वेस्टर, हम लोग, आप लोग। एवरी मंथ म्यूचुअल फंड्स में जो SIP जा रहा है, SIP स्टॉपेज रेशियो दिखा है आपको, लेकिन वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। SIPs कम होती है जब मार्केट करेक्शन आता है, वो फिर बाउंस बैक भी डबल ट्रिपल करेगा। लेकिन द आंसर टू द फोकल पॉइंट इज इंडियन मार्केट्स विल सर्वाइव, बिकॉज अगर इस तरह का FII सेलिंग पहले होता तो निफ्टी 30% तक साफ हो चुका होता। द फैक्ट दैट निफ्टी इन द वर्स्ट कम वर्स्ट केस ऑल्सो करेक्टेड बाय ओनली 15%, 14 पॉइंट सम परसेंट, शोज दैट रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में बाजार आ रहा है। ये चीज साउथ कोरिया और जापानीज मार्केट्स में 2004-5 में हुई थी। अब धीरे धीरे अब हम देखेंगे कि रिटेल और DIIs, यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड रिटेल प्लस प्रमोटर, हम तीनों मिलके बाजार को अभी नहीं, मे बी 2-3 साल बाद जब हमारा होल्डिंग इतना बढ़ जाए, कंट्रोल कर सकते हैं। एंड FIIs विल ओनली प्ले कैचअप। कैचअप मतलब वो पीछे आएंगे आपके। ऑलरेडी आप जो देख लो कि जब मार्केट थोड़ा चलने वाला होगा तो एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे आएंगे। तब तक उनको जरूरत नहीं है, जब तक उनको बाहर पैसा मिल रहा है, वियतनाम में, फिलीपींस में, इवन समथिंग लाइक छोटी छोटी कंट्रीज में, जैसे मार्केट्स कंपैरेटिवली छोटे हैं, स्वीडन में या जर्मनी के मार्केट में, अगर वैल्यू उनको मिल रही है तो वो आपके बाजार में नहीं आएंगे। तब तक उनको कोई प्यार नहीं है देश से, जैसे हमको और आपको है, उनको कोई प्यार नहीं है। और वो ये जानते हैं कि इंडियन मार्केट में न पॉलिटिशियंस बॉदर्ड हैं FIIs के लिए। वो तो मुंह पे बोलते हैं मत आओ, विच इज रॉन्ग, विच इज एब्सोल्युटली हॉरिबल। यू कैन नॉट गिव दिस मैसेज। ना तो वो बॉदर्ड है, ना देसी पब्लिक को कोई फर्क पड़ता है। पिस्ता खाली रिटेल इन्वेस्टर है जिसको ऐसे झटके मिलते हैं। बाहर भी इंडियंस पैसा कमाते हैं, लेकिन इतनी वीक कम्युनिटी है कि कुछ भी इनको दो, कुछ मतलब इनको कुछ बोल दो, दो बातें बोल दो, ये लोग थोड़ा सा आपस में शोक मना के चुप हो जाएंगे। आई थिंक इट्स हाई टाइम, आई विल एंड दिस वीडियो, दैट इंडियन कम्युनिटी इन द US शुड स्टैंड अप फॉर देयर ओन ब्रेथरेन ग्लोबली। क्योंकि इंडियंस इंडिया में ठीक है, वी आर प्रिटी ओके हियर, एंड आप लोग वहां हो,
तो दिक्कत इवेंचुअली जो आएगी वो एनआरआई कम्युनिटी को ही आने वाली है, जब तक आप बाहर के देशों में हो, बिकॉज यू विल बी टारगेटेड बोलो या ऑलरेडी हो ही रहा है। मतलब मैं जितना टाइम यूएस में रहा था, मुझे एक चीज से बड़ी कोफ्त होती थी और दुख होता था कि जब भी हम बाहर निकलते थे, आफ्टर 3 वीक्स और आफ्टर लेट्स से 1 और 2 मंथ्स अगर आप रुके हो तो वो वो गोरे लोग को देख के ना थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, मतलब वेरी ऑनेस्टली। ओह हेलो मिसेस प्राइटली, ओह हेलो शुगर, वुड यू लाइक सम टी, ये सब थोड़ा मतलब दिमाग पे आने लगता है आप। सो हैट्स ऑफ टू द कम्युनिटी, हाउ यू गाइस हैव पुल्ड ऑफ। दैट्स द पावर ऑफ द ग्रीन बैक ना। डॉलर का पावर ही ये होता है कि जब आप वहां कमाने लगते हो, आप ये सब इग्नोर करते 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 15 20 25 साल हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं एनआरआईस के। फिर उनको रियलाइज होता है कि वेट अ मिनट, इंडिया कितना ग्रो कर रहा है, इंडिया जाना है बिस्लरी लेके। एक्सेंट अंदर आ जाता है जो कि नहीं होना चाहिए। मतलब वो फेक एक्सेंट मारने लगते हैं, फिर वो ना यहाँ के, फिर वो एबीसीडी हो जाते हैं। अगर वो यहाँ लैंड करेंगे तो वो ना यहाँ के रहते हैं ना वहाँ के। अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज्ड देसीज बोलते हैं उसको हमारे यहाँ, एबीसीडी, अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज देसीज। अगर वैसे ही रहना है तो आप रहो वहां, लेकिन एटलीस्ट जब मोदी जी वहां आते हैं तो आप जैसे मोदी जी को प्रेज करते हो इतना, कि इतनी तारीफ करते हो, तो स्टैंड अप फॉर योर कम्युनिटी व्हेन सम इंडियन नीड्स यू अब्रॉड। आए दिन हम सुनते हैं इंडियन पे गोली चल गई, उसने कुछ गलत काम कर दी। गलत काम सारे कम्युनिटी वाले करते होंगे, लेकिन बदनाम सिर्फ हम क्यों होते हैं? और एक और चीज, वी ऑल नो द रीजन व्हाई एनआरआईज लव आवर प्राइम मिनिस्टर। उनकी देख रेख में रुपी बैठे बैठे 72 वाला 95 पे आ गया है। ऑफ कोर्स द एनआरआईज हैव टू लव, दे डोंट हैव अ चॉइस, दे हैव टू लव द प्राइम मिनिस्टर। द रुपी हैज टैंक्ड 40% इन द लास्ट 5 years। तो जो एनआरआई वहां बैठे बैठे महीने का $5,000 कमा रहा था, एस्टिमेट $5,000 महीने का कमा रहा था, अगर 5 साल बाद आज भी उसकी इनकम महीने की $5,000 ही है, तो आईएनआर टर्म्स में उस वक्त अगर वो सेव कर पाता था $1,000, तो उसको मिलते थे 73,000 रुपीज। आज अगर वो $1,000 सेव कर रहा है तो उसको इंडिया में मिल रहे हैं 95,000 रुपीज। तो भाई उसके ब्रैगिंग राइट्स बढ़ गए, बैठे बैठे मोदी जी ने फायदा करा दिया। तो वाई वुडेंट दे लव द प्राइम मिनिस्टर? सो एवरीथिंग इज इंटरट्वाइंड, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, एंड the more we understand, the better it is, the faster we understand these trends. मैं तो कोशिश यही करता हूँ, वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा मेरा डायलॉग है कि आपको बताया जाए। एफआईआईएस के आने से हमें फर्क पड़ता है टू गिव लिक्विडिटी टू द मार्केट। मैंने कभी नहीं कहा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की तरह कि हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए। लेकिन क्या हम सरवाइव कर जाएंगे विदाउट देम? यस, इट might टेक टाइम, इट माइट टेक टाइम। आई एम नॉट सेइंग वी वोंट, बट लिक्विडिटी क्रंच हो जाएगा। मार्केट में जो लिक्विडिटी चाहिए, जो पैसे का बहाव चाहिए, वो चाहे एफआई चाइनीज हो या कोई भी हो, हमें चाहिए। हर ग्रोइंग मार्केट की जरूरत होती है। चाहे एफआई 10% हो, अभी 14% पे है होल्डिंग, चाहे वो 10% पे हो, लेकिन वो 10% से बाजार को एक रिटेल जब बेचने आएगा तो कोई बायर चाहिए। तो फॉर दैट पर्पस, अदरवाइज तो आप भी मौसम का मजा लीजिए, है ना। मे द 4th बी विथ यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।